बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है कि हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट हैं उनके रेडियस। इसके लिए आपको बोहर की जो थ्योरी है उसका पता होना ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है क्वांटाइज्ड रेडियाई। रेडियाई क्या है? रेडियाई तो रेडियस की जमा है। तो रेडियस तो आज हम लोगों ने मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जैसे कि बोहर ने बोला था, तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी, जिसे हम रेडियस कह रहे हैं, वो हम लोगों ने आज फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस खाली लिखा होता तो मसला नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स यहां एक और वर्ड लिखा हुआ है और वो है क्वांटाइज्ड रेडियाई। ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि जमीन के गिर्द आप लोग जानते हैं कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त इस सैटेलाइट का रेडियस आप लोग देख रहे हैं कि ये है। अगर इस सैटेलाइट की स्पीड थोड़ी चेंज हो जाए तो ये जमीन के करीब आ जाएगा थोड़ा सा, और अब इसका रेडियस ये होगा। और इसी तरह से आप देखेंगे कि ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट रेडियस बना सकता है, यानी इसके बहुत से रेडियस है, क्योंकि हमारे पास इसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है। एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूमते हुए कहीं पर भी ऑर्बिट कर सकता है, सिर्फ उसको उस ऑर्बिट में रहने के लिए जो पर्टिकुलर स्पीड चाहिए आप वो प्रोवाइड कर दें। लेकिन स्टूडेंट, जब हम लोगों ने एटम को देखा तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करते। क्या फर्क है एटम के अंदर? एटम के अंदर भी दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो हर जगह ऑर्बिट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया। बस आज हम इतना जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन हर जगह ऑर्बिट नहीं बना सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहां पर ऑर्बिट कर रहा है तो फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन इस पूरी जगह पर ऑर्बिट नहीं कर सकता, अब वो यहां पर ऑर्बिट कर सकता है, फिर यहां पर नहीं ऑर्बिट कर सकता और फिर यहां पर ऑर्बिट कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सैटेलाइट्स की तरह नहीं है। सैटेलाइट्स हर जगह पर ऑर्बिट कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास जो ऑर्बिट करने की पोजीशंस हैं वो कुछ फिक्स हैं। इसे हम कहते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब आप कह सकते हैं कि फिक्स है, लिमिटेड है, हर जगह नहीं है बल्कि कुछ जगहों पर वो रह सकता है। तो अगर उसकी पोजीशन क्वांटाइज्ड है तो फिर उसके जो रेडियस होंगे ऑर्बिट्स के, वो भी कुछ एग्जिस्ट करते होंगे। इसलिए हमने रेडियस के साथ आज क्या वर्ड लगाया? क्वांटाइज्ड रेडियाई। कि वो जो चंद रेडियाई बनेंगे, क्योंकि हर जगह तो नहीं वो ऑर्बिट कर सकता, तो सारे रेडियस तो नहीं हो सकते, क्योंकि सारे ऑर्बिट ही नहीं एग्जिस्ट करते इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो जो ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं उनके रेडियस का हम लोगों ने फार्मूला, जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, तवज्जो करेंगे, आज का जो आर्टिकल है वो प्रॉपर डेरिवेशन है, तो आपको एक लिहाज से आसानी भी है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आज की डेरिवेशन स्टार्ट कहां से करेंगे? तो मैं आज हेडिंग यही दूंगा कि बेसिकली आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है मैथमेटिकल डेरिवेशन। सबसे पहले स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, आपको याद है सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता था बोहर का? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कहता था MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2π। ये हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले भी पढ़ा और ये आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और उससे पहले भी पढ़ा है। नाउ स्टूडेंट्स, ये MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2π में V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। R क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस बन रहा होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो मैं यहां पर जनरल कह देता हूं RN। RN का मतलब है कि रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। VN का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। बाकी चीजें आप देख रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास ये चीजें एज इट इज रहेंगी। स्टूडेंट्स, यहां से मैं Vn को एक तरफ रखता हूं, आप देख रहे हैं M और Rn इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो NH ओवर 2π जो उस साइड पर है वो एज इट इज लिख दिया, और ये M और Rn उधर जाकर डिवाइड होंगे तो ये उधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास nth ऑर्बिट की वेलोसिटी। एक्चुअली में हमने आज के लेक्चर के एंड पर ये वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो रेडियस को फाइंड आउट करना है। उसी सिलसिले में मैंने पहले Vn की वैल्यू आप लोगों के सामने फाइंड आउट की है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
जरा तवज्जो से देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगर हमारे पास कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, जैसे ये स्टोन आप देख रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये खुशी से नहीं मूव कर रहा, ये एक्चुअली इस सर्कुलर पाथ से निकलना चाहता है। इसकी वेलोसिटी हर लम्हा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। तो अगर ये यहां से निकलना चाहता है, मैं ये कैसे कंफर्म कर सकता हूं? बड़ा आसान तरीका है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इस रस्सी को अगर काट दें तो आप देखेंगे कि वो जो पत्थर है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा। इसका मतलब जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही होती तो वो खुशी से मूव नहीं कर रही होती। तो अगर ये पत्थर सर्कल में मूव कर रहा था तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स थी जो हर लम्हा उसको सेंटर की तरफ फोर्स कर रही थी। ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करे। आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है स्टूडेंट? जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है ना, बोहर के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये खुशी से मूव नहीं कर रहा होगा, खुद तो ये निकलना चाहता होगा, लेकिन किसी वजह से बहरहाल ये इस सर्कल में घूमने पर मजबूर है। तो डेफिनेटली फिर इस इलेक्ट्रॉन पर भी हर लम्हा सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी और वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर मैं बताता चलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सिंबल देंगे एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एम वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन फिर बता दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट की बात करो तो उस ऑर्बिट की वेलोसिटी वी एन कहलाएगी और उस ऑर्बिट का रेडियस आर एन, यानी जनरल ऑर्बिट्स हैं, ये कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसे मैं कह देता हूं ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं इस सैटेलाइट की बात करूं, ये जो सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसका मतलब इसको भी मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्योंकि चीजें जब सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं तो कोई ना कोई फोर्स उनको सेंटर की तरफ लग रही होती है। उस फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा। देखिए स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स नहीं है, बल्कि कोई और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर यहां वो कौन सी फोर्स है जो इस सैटेलाइट को जमीन के सेंटर की तरफ खींचने पर मजबूर कर रही है? स्टूडेंट्स, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस केस के अंदर इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें वही एग्जांपल जिसमें ये स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर है, तो डेफिनेटली इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। लेकिन कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है यहां पर? तो आपको मालूम है कि ये जो पत्थर है हमारे पास, ये इस रस्सी से जुड़ा हुआ है और रस्सी का जो एक टेंशन है, एक तनाव है, वो इसको बाहर जाने से रोकती है। यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि ये जो इसके अंदर टेंशन है, इट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, इस तरह आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक राउंड अबाउट है, एक गोल चक्कर है, और आप देख रहे हैं गाड़ी इस गोल चक्कर पर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। लेकिन कौन सी फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर लग रही है? तो जब मैंने देखा तो पता चला कि वो जो उसके टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो मजबूर कर रही है उसका सर्कुलर पाथ में घूमने पर। इसका मतलब मैं कहूंगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आज की। आज हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और अगर वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर भी हम कहेंगे कि कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो है। लेकिन यहां कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 12 में, और उस फोर्स को हम लोगों ने कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान है। तो यहां मैं कहूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करी है। लेकिन कौन सी फोर्स यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करी है? तो इसका आंसर है इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। और चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी? ये तो कूलम्स लॉ बताता है। और कूलम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स,
क्योंकि मैं किसी भी जनरल ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो एक बात तो आपको मालूम है, मैं यहां पर r के साथ आर एन लिखूंगा। दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होगी, तो एक चार्ज को मैंने Q1 और एक को Q2 बोला, लेकिन आज के हमारे केस में Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज माइनस ही है, और Q2 कौन है, दूसरा चार्ज यानी कि प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो होता ही एक प्रोटॉन है, तो मैं न्यूक्लियस बोलूं या प्रोटॉन बोलूं एक ही बात है। तो यहां पर हमारे पास प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, वो E ही होता है, लेकिन प्लस E, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये जो Q1 है ये माइनस E है, ये जो Q2 है ये प्लस E है, तो मुझे Q1 और Q2 की जगह ये पुट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, तो मैं इसकी जगह K लिख देता हूं। Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस E है तो मैं लिखूंगा माइनस E, नहीं स्टूडेंट्स, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करते, तो है तो वैसे उसका चार्ज माइनस E, लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा सिर्फ E। ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। Q2 क्या है, न्यूक्लियस पर चार्ज, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो उस पर भी चार्ज कितना है, E। और स्टूडेंट्स नीचे आ गया Rn और उसका स्क्वायर। और स्टूडेंट्स मैं इसको मजीद सिंपल कर सकता हूं कि Fe किसके बराबर आया, K E इंटू E इज E स्क्वायर ओवर Rn स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में है। और स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। और मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। और याद रखिएगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कौन सी फोर्स है, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर मैं यहां से कह सकता हूं कि जो आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स का आएगा वही आंसर इलेक्ट्रिक फोर्स का आएगा। तो फिर मैं इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर कहता हूं एज इलेक्ट्रिक फोर्स, वो जो चार्जेस के दरमियान है, इज बिहेविंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, वही इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रही है घूमने पर। तो फिर मैं कह सकता हूं हेंस मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो दोनों के आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है K E स्क्वायर ओवर Rn स्क्वायर। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूं, K E स्क्वायर ओवर Rn स्क्वायर। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, mv स्क्वायर ओवर R। तो mvn स्क्वायर ओवर R। आपने देखा मैंने यहां पर भी जब एरो बनाया है तो उस एरो के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिखा है, नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल। ये एक Rn और यहां से एक Rn कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया बाकी, K E स्क्वायर, नीचे रह गया एक Rn, और यहां क्या रह गया स्टूडेंट्स, mvn स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमें क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये जो Rn है मैं इसको उस तरफ लेकर जाऊंगा और ये चीज इधर ले आऊंगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि ये फर्दर किस तरह से डिराइव होगा। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आप लोगों के सामने इक्वेशन लिखी है उसको मैं एक दफा फिर से लिख देता हूं। तो ये था K E स्क्वायर ओवर Rn और इधर था mv स्क्वायर n। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आइए इस Rn को उधर ले जाते हैं और इसको इधर नीचे ले आते हैं, क्योंकि इधर और न्यूमरेटर में तो इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास K E स्क्वायर एज इट इज ऊपर, mvn स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये Rn उधर चला जाएगा। यूं हम लोगों ने इसको लिख दिया। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स
अब हमारे पास आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला तो आ गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट यानी कि, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट तो आ गया, लेकिन मसला क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में ये जो Vn है ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो आप किसी चीज की वैल्यू तब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक कि उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज नोन ना हो, कांस्टेंट ना हो। तो इसका मतलब ये Vn की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या मेरे पास Vn की वैल्यू है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, पिछले बोर्ड पर जाकर आपको बताता हूं कि सबसे पहले आज मैंने जो काम किया था वो यही किया था। तो स्टूडेंट्स ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, Vn की वैल्यू ही निकाली थी और वो कितनी थी, NH/2 पाई m इंटू आर एन। आइए स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन मैं वहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो मैं कह देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Vn इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स Rn as it is k e स्क्वायर, नीचे m है, अब साथ क्या है, साथ है Vn का स्क्वायर। वो Vn की जगह मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि मैं भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताई वो है NH/2 पाई m r n। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया है, डिफरेंट कलर से शो किया ताकि आपको पता चले कि कहां सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ स्टूडेंट्स इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके अंदर मौजूद हर चीज की पावर 2 लेनी पड़ेगी। तो n का स्क्वायर n स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर और साथ आर एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है। इस सूरत में आप लोग जानते हैं जो चीज डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में हो वो ऊपर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो हमारे पास ये चीज बनेगी आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, तो पहले ही ऊपर है, ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर ये भी ऊपर चला जाएगा। स्टूडेंट्स नीचे क्या रह गया, m n स्क्वायर h स्क्वायर। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए क्या चीज कोई कैंसिल हो रही है, बिल्कुल ये एक m जो है वो एक m से कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास क्या रह गया इस तरफ, Rn, इधर क्या रह गया जी, 4 रह गया ऊपर, 4 के ई स्क्वायर साथ पाई स्क्वायर और m, और साथ रह गया आर एन स्क्वायर। नीचे क्या रह गया, n स्क्वायर h स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है लेकिन वो तो यहां भी है और यहां तो स्क्वायर है, तो आइए इसको भी कैंसिल कर देते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये एक तरफ ले जाते हैं, इस सारी चीज को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास, बल्कि हमें इसको इधर रखना चाहिए क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है, तो हम इसको एक तरफ रखते हैं। n स्क्वायर h स्क्वायर उधर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और जो चीजें इधर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है उधर डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, तो 4 के ई स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू m। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास nth ऑर्बिट का रेडियस। आइए अब जरा देखते हैं, अगर हम यहां पर गौर से देखें, एक इस n के अलावा h प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट है, K इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक n के अलावा ये बाकी सारी चीज जिसके गिर्द मैंने हाईलाइट किया है ये आप देख रहे हैं बेसिकली सारे कांस्टेंट्स हैं। तो मैं इन सारे कांस्टेंट्स की जगह यूं लिख देता हूं कि Rn
इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट। ठीक है जी, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग फिलहाल मैं लिख देता हूं इसको कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जब मैंने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, ये थी 0.053 नैनोमीटर। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू ये आई है और साथ क्या आ गया, साथ आ गया n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को जरा ध्यान से देख लीजिए। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है। इस रिलेशन में आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी nth ऑर्बिट का रेडियस। nth का मतलब क्या है, अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। तो जिस ऑर्बिट का आपको रेडियस चाहिए आप n की जगह वो वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास वो वाला रेडियस आ जाएगा। लेकिन बाकी तो ऑर्बिट्स को बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑर्बिट को देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के केस में आप कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा इधर, ये क्या बन जाएगा r1, यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। स्टूडेंट्स इधर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो फिर यही आंसर ना आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 0.053 नैनोमीटर है। ये है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो ये जो मेरे पास कांस्टेंट था इसका आंसर क्या आया था, 0.053 नैनोमीटर इसका आंसर। इसका मतलब मैं इस कांस्टेंट को फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी लिख सकता हूं क्योंकि वो भी 0.053 है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इसकी जगह n स्क्वायर एज इट इज, और साथ ये क्या है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्योंकि इसकी वैल्यू 0.053 है और वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। तो मैं rn लिख सकता हूं r1 फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जिसको मैंने हाईलाइट किया है मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये इक्वेशन बहुत जरूरी है और इस इक्वेशन में खास बात यह है कि जितने आपके हायर ऑर्बिट्स हैं आप उनके रेडियस भी यहां पर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, उनका रेडियस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो ये है कि किसी ऑर्बिट का रेडियस यानी nth ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर है, पहले ऑर्बिट का रेडियस मल्टीप्लाई बाय उस ऑर्बिट के नंबर का स्क्वायर। ये है अभी तक का हमारा रिजल्ट। अगर मैं पहले ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करूं और वो आए r1, तो स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस के लिए n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। अब आप सोचें जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं आ जाएगा, और 4 जब r1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बन जाएगा 4r1। फिर मैं अगर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो n की जगह 3 पुट करूंगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये आ जाएगा 9r1। अब आप समझ गए होंगे कि चौथे ऑर्बिट में जब n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16r1, यानी कि यहां पर हमारे पास इसी तरह जो फिफ्थ होगा उसका 25r1 एंड सो ऑन, जो आखिरी होगा उसका n स्क्वायर r1, यानी कि ये हमारे पास nth ऑर्बिट का रेडियस आ गया। ये हमारे पास जो रेडियस का आंसर आ रहा है हर ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स। ये जो भी चीज पता चलेगी वो मैं यहां पर आपके सामने कंक्लूजन के तौर पर लिख भी देता हूं। ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस हमने r1 बोला है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये फासला जो है न्यूक्लियस से सेंटर तक का, ये है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, इसे हम कहेंगे r1। अब वो क्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्बिट जो है उसका रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से 4 गुना ज्यादा है,
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है तो इस रेडियस का 4 गुना आप करें तो यहां हमारा सेकंड ऑर्बिट बनेगा। तो इसी तरह से अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट का 9 टाइम्स है, 9r1 बन रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है r1 तो मैं इसको 9 टाइम्स अगर करूं तो फिर हमारे पास यहां जाकर थर्ड ऑर्बिट बना सकता है इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट 16 टाइम्स दूर होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का 16 टाइम्स करें तो हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट बनेगा एंड सो ऑन। इसका मतलब हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी और वो क्या स्टूडेंट्स, आमतौर पर हम जब बनाते हैं डायग्राम तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से ऑर्बिट्स में शो करते हैं जिसमें न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट जितना दूर है उतना ही पहले ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट दूर है, उतना ही दूसरे से तीसरा दूर है। यानी कि हम आम तौर पर ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ऑर्बिट्स में मूव करता है न्यूक्लियस के गिर्द तो वो ऑर्बिट्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। यानी पहले ऑर्बिट से दूसरा जितना दूर है, दूसरे से तीसरा उतना दूर होता है, तीसरे से चौथा भी उतना दूर होता है। लेकिन जब हम लोगों ने मैथमेटिकल रिजल्ट्स आज देखे तो हमारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि ये ऑर्बिट एक्चुअली में ऐसे नहीं है जैसे हम इक्वली स्पेस समझते हैं, बल्कि ये तो आप देखेंगे क्लियरली नजर आ रहा है कि सारे ऑर्बिट्स के दरमियान जो स्पेस है, जो फासला है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या पता चला कि ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो कंक्लूजन नंबर 1 इज ऑर्बिट्स are not equally spaced। ऑर्बिट्स के दरमियान जो फासला होता है वो बराबर नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात जरा देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन सारे ऑर्बिट्स में जो सबसे करीब तरीन ऑर्बिट्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट है। यानी कि हम कह सकते हैं जो नियरेस्ट ऑर्बिट है वो फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स हैं। तो ये भी हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं that first and second orbits are the closest orbits। ये पहले जो ऑर्बिट्स हैं ये सबसे क्लोजेस्ट, सबसे करीब तरीन ऑर्बिट्स हैं। और स्टूडेंट्स इसी पिक्चर में अगर आप देखें तो हम ये भी देख रहे हैं कि पहले और दूसरे के दरमियान जितना फासला है उससे ज्यादा फासला दूसरे और तीसरे के दरमियान है, और उससे ज्यादा फासला तीसरे और चौथे के दरमियान है। यानी कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। स्पेसिंग जो है उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जाएगा जब जब आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। तो फिर आप सोचें सबसे दूर 2 ऑर्बिट्स कौन से होंगे? वो आखिरी 2 ऑर्बिट्स होंगे। तो याद रखिएगा पहले 2 ऑर्बिट्स सबसे करीब हैं, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट 2 ऑर्बिट्स आर द फारदेस्ट ऑर्बिट्स, सबसे दूर ऑर्बिट्स हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात जरा तवज्जो से देखिए, हम ये भी कह सकते हैं जो मैंने अभी बोला कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि एज ऑर्बिट्स आर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। और कंक्लूजन में हमने क्या सीखा, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आपको मालूम करना हो आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो क्या है, वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बस। और उसके अलावा जो ऑर्बिट आपने जहां पर मालूम करने रेडियस उसका नंबर जो आएगा उसका स्क्वायर ले लेना। ये फार्मूला जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आप लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्बिट्स को लेकर एक और चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये पहला ऑर्बिट है, इसका जो रेडियस है वो r1 है। ये सेकंड ऑर्बिट है और इसका रेडियस अगर मैं कहूं तो वो 4 गुना ज्यादा है पहले के मुकाबले में, तो 4r1 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान फासला बताएं, तो वो 4r1 नहीं आपने कहना, बल्कि अगर आप सेकंड ऑर्बिट का रेडियस देखें तो वो तो 4r1 है। लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकंड के दरमियान का फासला देखें तो आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो 4r1 है उसमें से ये जो इसका रेडियस r1 है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस बना? 3r1। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आपसे पूछें कि सेकंड और थर्ड के दरमियान फासला बताएं, अब देखें सेकंड ऑर्बिट जो है उसका सेंटर से फासला 4r1 है और थर्ड का मैंने आपको बताया था उसका सेंटर से फासला 9r1 है। तो अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनके दरमियान का फासला, तो फिर आप क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि ये जो 9r1 है इसमें से 4r1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 5r1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल्दो इस लेक्चर का जो हेडिंग आपकी बुक में मौजूद है वो रेडियस की है, लेकिन इसी के अंदर हम चाहें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 2 बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, तो जरा तवज्जो से देखिएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड। स्टूडेंट्स, इसके लिए सारा काम हुआ है। देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा रेडियस ऑफ nth का, चले मैं आपको दिखा देता हूं जो पिछले बोर्ड पर हम लोगों ने रेडियस का फार्मूला पढ़ा वो क्या था। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये फार्मूला Rn कितना है? n स्क्वायर h स्क्वायर 4k e स्क्वायर पाई स्क्वायर m, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं एक दफा लिख देता हूं वहां पर। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या था हमारे पास जी? n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4k e स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड m। नाउ स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने याद रखना फिलहाल। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। आइए बिल्कुल चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट यानी कि Vn क्या हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है जिसमें Vn मैंने फाइंड आउट किया और वो कितना है? NH ओवर 2 पाई mRn। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन मैं वहां पर लिखूंगा। तो आइए जरा देखते हैं ये इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हुई हमारे पास Vn इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई mRn। ये वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोगों ने करना क्या? हम लोगों ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट फाइंड आउट करना है, यानी Vn फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट किया जा सकता है अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हो। आप देख रहे हैं सब कांस्टेंट है सिवाय Rn को छोड़कर। ये Rn की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो से देखिएगा, बाकी चीजों को मैं एज इट इज रखूंगा, ऊपर NH एज इट इज है 2 पाई m, साथ क्या है? Rn, और Rn कितना है स्टूडेंट्स? n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4k e स्क्वायर पाई स्क्वायर m। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये जो 4k e स्क्वायर पाई स्क्वायर m है इसको मैं ऊपर लेकर आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट किसके बराबर आया? ऊपर है NH, नीचे है 2 पाई m, और स्टूडेंट्स n स्क्वायर h स्क्वायर भी आ गया, और स्टूडेंट्स 4 के ई स्क्वायर, ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी। तो 4 के ई स्क्वायर पाई स्क्वायर m। नाउ स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 1 2, 2 2 4, एक n से कैंसिल, एक h से कैंसिल। आप देख रहे हैं m
m से कैंसिल हो जाएगा, पाई एक पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं ये फार्मूला जो है वो रिड्यूस होकर क्या बनेगा। तो Vn, इधर रह गया Vn, इधर रह गया 2k और ई स्क्वायर और एक पाई, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया, तो 2k ई स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय एक n रह गया है और एक h रह गया नीचे, तो डिवाइडेड बाय n h। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट का फार्मूला। और स्टूडेंट्स इसमें नोट करने वाली बात क्या, अब इसमें हम निकालेंगे नहीं स्पीड के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, सेकंड में कितनी है, हमारे पास सिर्फ एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप यहां पर Vn, अगर ये सारे कांस्टेंट्स हों तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनली बन रहा, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी आप जितने हायर ऑर्बिट पर जाते रहेंगे, जितना n की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, उतना उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह की मिलती जुलती चीज हम लोगों ने देखी हुई है। सैटेलाइट के केस में हम लोगों ने देखा था कि सैटेलाइट जमीन के गिर जितना करीब ऑर्बिट बनाए, उतना उसको ग्रेविटी में जमीन पर गिरने से बचने के लिए बड़ी तेजी से मूव करना पड़ता है। लेकिन यही सैटेलाइट अगर दूर ऑर्बिट बनाए तो आप देखेंगे इसकी स्पीड काफी कम होगी, क्योंकि इस तक पहुंचने वाली ग्रेविटी इतनी कम है कि इसको गिरने से बचने के लिए बहुत कम स्पीड चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अगर बहुत करीब ऑर्बिट कर रहा है तो इस सूरत में वो तेजी से मूव करेगा, लेकिन अगर वो दूर ऑर्बिट करेगा किसी हायर ऑर्बिट पर, तो जितना ऑर्बिट का नंबर ज्यादा हो जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। कल हम डिस्कस करेंगे कि किसी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।